नमस्कार, मैं गजराज कंवर। जैसा कि मुझे विषय दिया गया महिला सशक्तिकरण क्यों और कैसे, उस पर अपने विचार रखना चाहूँगी। आशा करती हूँ आप मेरे विचारों से सहमत होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार समय समय पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाती है और उन्हें धरातल पर भी उतारती है। पर एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि समाज के दूसरे हिस्से, दूसरे प्राणी को भी अपने साथ लेकर चले। और ये बात मैं अक्सर कहती हूँ कि वर्तमान दौर ऐसा है कि जब महिलाएं सशक्त है पर सुरक्षित नहीं है। अगर महिलाएं जिस दिन सुरक्षित हो गई, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और हम देखते हैं अक्सर कि महिलाएं न सिर्फ खेल, राजनीति, प्रशासनिक सेवा, अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रतिभा दिखा रही है, बल्कि आगे भी बढ़ रही है। अभी हाल ही यूपीएससी के परिणामों की बात करें तो उनमें टॉप 10 में न सिर्फ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, बल्कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर महिलाओं ने अपना स्थान दर्ज कराया है। और हमें विदित भी है कि राजस्थान के जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड हैं, उनमें भी लड़कियों ने सफलता के सबसे ज़्यादा परचम लहराए। तो इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं में प्रतिभा की कमी है। महिलाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, बल्कि कमी है उन्हें मौका न देने की। अगर महिलाओं को भी मौका दिया जाए तो वह पुरुषों से भी आगे निकल सकती है। और महिलाओं का सशक्त होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक स्वस्थ और संतुलित समाज के लिए न सिर्फ पुरुषों का बल्कि महिलाओं का भी सशक्त होना ज़रूरी है, जितना कि पुरुषों का। और अभी वर्तमान में ऐसी स्थितियां बन रही है कि पुरुष सशक्त हो ना हो ये और बात है, पर महिलाओं का सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूँगी, वहाँ मैं न सिर्फ ग्रामीण परिवेश की बल्कि महानगरों में भी जो समस्याएं आ रही है उनकी तरफ भी आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रामीण परिवेश की। हाँ, मानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में भी लड़कियों को बढ़ने का मौका दिया जा रहा है और उसमें कहीं ना कहीं सरकार की भागीदारी ज़्यादा है, हमारे समाज की नहीं। आज भी लड़कियों को रात के बाहर ना जाने देना या उन्हें पढ़ने के लिए बाहर ना भेजना, और कहीं ना कहीं जो समाज की ऐसी कुरीतियाँ भी है जो उनके पैरों में बेड़ियाँ बांध दी जाती है, जैसे कि दहेज हो गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा माता पिता के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि अगर एक महिलाओं को पढ़ाने लिखाने में जितना खर्च करेंगे तो उनके दहेज में क्या खर्चा करेंगे। या फिर जो शादी, कुछ लोग हैं जो महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं, जैसे कि प्रकृति ने महिलाओं को अति संवेदनशील और भावुक बनाया है, लेकिन ये महिलाओं की कमजोरी नहीं। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि एक बेटी से हर माता पिता अपनी सुख दुख की बड़ी आसानी से बांट लेते हैं, लेकिन बेटे को कहने पर से भी 100 बार सोचते हैं। यहाँ बात मनोवैज्ञानिकता, भावुकता, सामाजिकता की हो रही है कि जिस संवेदनशीलता, भावुकता को महिलाओं की कमजोरी समझा जाता है, असल में वो समाज को संतुलित संचालन करने की एक कड़ी है। अगर बात करें महानगरों की, वहाँ हर महिला लगभग सशक्त है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में भावनात्मक, मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि शादी के बाद हर महिलाओं को घर व बच्चों को संभालने के लिए अपना करियर, अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता दाव पर लगानी पड़ती है। जब महिलाएं अपना करियर सिर्फ इसलिए छोड़ती है क्योंकि उन्हें घर परिवार संभालना है, तब प्रश्न उठता है कि वो सशक्त कहाँ है और वो संतुलित समाज जिसकी हम व्याख्या करते हैं वो कहाँ है। अगर यहाँ एक संयुक्त परिवार होता तो शायद एक महिला अपना करियर दाव पर ना लगाती। अगर उसका पति, उसका परिवार और समाज उसे सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से सहयोग करता, तो यहाँ एक सशक्त महिला फिर से असशक्त ना होती। अभी हाल ही में वुमेन एट वर्क 2022 एक ग्लोबल आउटलुक ने अपनी हालिया रिपोर्ट में साफ किया है कि महिलाएं 2010 से 2020 के बीच में 2020 से 22 में सबसे ज़्यादा बहिष्कृत महसूस की जा रही है। उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है, उन पर टीका टिप्पणी की जा रही है, जिससे महिलाएं बीच में ही नौकरी छोड़ रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI ने भी अपनी रिपोर्ट में संकेत दिया है कि महिलाएं पहले से ज़्यादा नौकरी छोड़ रही है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। इसीलिए भले ही आज महिलाओं को आर्थिक रूप से सहयोग ना करे, लेकिन उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से जरूर सहयोग करे। अब महिलाओं को प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित ना करें। हमारे समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ आर्थिक समस्याएं सशक्त होने में आड़ी नहीं आई, लेकिन मानसिक, भावनात्मक समस्याओं से अर्श से फर्श तक पहुंच गई। ऐसा ही एक उदाहरण अभी श्रीलंका की हालत पर को लेकर है कि 1960 में विश्व की पहली जो प्रधानमंत्री थी सिरिमाओ भंडारके ने, उन्होंने अपनी कूटनीतिक योजनाओं से श्रीलंका को एक ऐसा देश उभारा कि वो विकासशील से विकसित की ओर दिखने लगा। और अभी हमारे सामने नतीजा है कि किस तरह
वहाँ जरूरी नहीं कि अभी पुरुष है या कौन है, लेकिन महिलाएं भी उतनी ही सशक्त है जितने कि पुरुष। और तो इसलिए कहना चाहूँगी कि हमें हमारा नज़रिया, हमारी सोच बदलनी होगी, तभी महिलाएं सशक्त होगी और सुरक्षित होगी। हमारी सोच में हमें काल्पनिकता नहीं, तार्किकता और वैज्ञानिकता लानी होगी, तभी समाज गाड़ी एक पहिए पर नहीं, दोनों पहिए पर सरपट दौड़ेगी। हमें लैंगिक असमानता, अशिक्षा, असामाजिकता, सामाजिक कुरीतियाँ आदि को दूर करके एक महिलाओं को ही नहीं अपितु समाज को भी सशक्त बनाना है, क्योंकि एक महिला सशक्त होगी तभी समाज भी सशक्त बनेगा, आगे बढ़ेगा। अंत में कुछ पंक्तियाँ पेश करना चाहूँगी कि बेटियों को करने का जज्बा है, बेटियों को भी आगे बढ़ने दो, बेटियों को भी आगे बढ़ने दो। तो आशा करती हूँ कि जो मैंने अपने विचार रखे हैं, सबसे ज़्यादा जो मेरे विचार हैं मनोवैज्ञानिकता, वैज्ञानिकता और भावनात्मक रूप से सहयोग करने की, तो आप उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।